पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो उन्होंने अपने जो ट्विटर पेज पे लिखा हुआ है, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो रिसर्चर भी हैं, एंड शी इज़ हिंदू फ्रॉम कश्मीर। और उन्होंने लिखा है कि वो एक्टिविस्ट भी हैं और वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन डब्ल्यूएमडीज़, सीटी काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन पे भी लिखती हैं, और वो पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट हैं और वो थिंक टैंक में भी काम करती रही हैं। सो वेलकम दिव्या राजदान, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपने टाइम दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली आपसे बात करने का मकसद यही था कि हम लोग जो हमारी सोसाइटी में इंडिया, भारत, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो तो अक्सर पॉलिसी डायलॉग्स में डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे बोलते रहते हैं। तो आपसे बात करने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि यूथ क्या सोच रही है। तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट की दावत दी। आपके साथ था भारतीय चैनल्स पे, तो जो है वो गपशप रहती है, उधर तो हम कोई ना कोई चले करते रहते हैं क्योंकि चैनल्स का एक खास सिलसिला डेकोरम होता है। तो दिव्या, पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपने जो प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि यू आर अ कश्मीरी हिंदू, सो यू वर बोर्न इन कश्मीर या आप वहां से माइग्रेट कर गए और यू स्टिल इन कश्मीर? पहले तो मैं आपको नमस्कार कहूंगी और जय श्री राम कहूंगी सभी व्यूअर्स को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो। जय श्री राम सबके लिए है। उसमें कोई संप्रदाय विशेष नहीं आता। और दूसरा, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा एक्चुअली प्रोफाइल आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें दो शब्द और हैं, इन एग्जाइल। तो मैं कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित इन एग्जाइल हूँ। और जब मेरे माँ बाप को जेनोसाइड और एक्सोडस के प्रक्रिया से निकाला गया तो हम जब दिल्ली आए तो मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन फिर भी मैं एग्जाइल में हूँ। और मेरा अगर मातृ मूवी देखी जाए तो वो भारत ही है, लेकिन जो मेरी जो कर्म भूमि है वो मेरी भारत ही है, लेकिन मेरी मातृभूमि अगर देखी जाए तो वो कश्मीर है, जहां पे मैं अभी भी नहीं जा सकती। तो मैं कश्मीरी पंडित इन एग्जाइल हूँ। अच्छा, तो आप क्यों नहीं जा सकते? मतलब व्हाय? क्यों आपको किसी ने मना किया हुआ है, या जो माजी के हाथ बंद थे उसकी वजह से नहीं जा सकते, या आप लास्ट टाइम कब कश्मीर गई थी? मैं लास्ट टाइम कश्मीर 2012 में गई थी, एज अ टूरिस्ट गई थी, और उससे बड़ा दुखदाई एक्सपीरियंस और कोई नहीं हो सकता। और जहां तक हमारे वापस जाने की बात है, हम तो वहां पे तब वापस जाएंगे ना जब वहां के लोग हमें वेलकम करेंगे, जब वो चाहेंगे कि हम उनके साथ रहें। वो नहीं चाहते हमारे साथ रहना, वो हम वापस जाएंगे वो हमें फिर मार देंगे। आजकल की धमकियां भी वैसे ही हैं। आपने तो न्यूज में भी रिसेंटली सुना होगा कि जैश के कमांडर्स ने और बाकी टेररिस्ट आउटफिट्स ने ये डिक्लेयर किया है कि जो भी हिंदू कश्मीर में बसना जाएगा उसको आरएसएस का एजेंट समझा जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। वही चीजें जो 1990 में हुई, वही चीजें आज भी, स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो दिव्या, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगी और अपने व्यूअर्स की भी जो भारत से आपको देख रहे हैं, आप उनको बताएंगी आपको क्यों नहीं रहने देते वो? एक तो आपने ये बताया कि वो आपको रहने नहीं देते, आपको आरएसएस का, लेट्स से, या किसी भी जमात का कोई रुकन समझा जाता है। तो क्यों करके वो समझते हैं कि आपको नहीं रहना चाहिए? ऐसा उनके दिमाग में क्या सवाल है, या ऐसी क्या लॉजिक है जो आपको अपील की, या आप समझती हैं कि उनकी ये जो लॉजिक है वो गलत है? वो एक्चुअली लॉजिक ना पाकिस्तान से ही आया है। वो पाकिस्तान की ही देन है। बुरा मत मानिए, लेकिन सच यही है कि वो पाकिस्तान से ही बहता हुआ, चलता हुआ, हवा में, फिजाओं में आया। और हमारे जो यंगस्टर्स थे, हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, उनको उन्होंने इंडोक्ट्रेट कर दिया, उन्हें इंटॉक्सिफाई कर दिया इस थॉट से कि हमें इस्लामिक जिहाद करना है, हमें हिंदुओं को निकालना है, हमें तिलकधारियों को निकालना है, हमें जय श्री राम बोलने वालों को निकालना है, भारत माता की जय बोलने वालों को निकालना है, ये जो मंदिर में घंटा बजाते हैं, शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, इन शिव भक्तों को बाहर निकालना है, कश्यप ऋषि की जो औलादे हैं उनको, उन संतानों को भगाना है, निकालना है। तो उनका तरीका क्या था निकालने का? कि उन्होंने सोचा कि ये तो शब्दों के जाल में फंसेंगे नहीं और बातों से ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी ब्रेव कौम है जो 700 साल इस्लामिक इन्वेजन के बाद भी
कश्मीरी हिंदू ही ऐसे लोग थे जो कन्वर्ट नहीं हुए, मर गए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, और उन्होंने अपना जनेऊ देना समझा, उन्होंने अपने आप को मरवाना समझा, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। अंततः 11 फैमिलीज जो हमारी बची, उनमें से हम बचे, और फिर भी उन्होंने सोचा कि अब इनका नरसंहार होना चाहिए। तो जो 1990 में जेनोसाइड हुआ, उसकी पृष्ठभूमि पाकिस्तान ने ही रखी। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये इन्होंने करा कैसे। AK-47 तो जमीन से उगती नहीं है, सॉइल मैन्युफैक्चर नहीं करती, उसको कोई तो इंसान ही मैन्युफैक्चर करता है। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, पाकिस्तान, उन्होंने काफी मदद करी। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि वहीं से मदद आई। तो AK-47 हमारे यंगस्टर्स को, हमारे कश्मीरी मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स को दी गई। उन्होंने AK-47 से, उन्होंने चाकू छुरियों से कितने लोगों का नरसंहार किया, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। मस्जिदों के बाहर डिस्प्ले पे रखते थे, घंटों घंटों लाशें रखे 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 थे, और उनपे लोगों को बोलते थे कि इन्हें मारिए, इन्हें काटिए, और उनको ऐसे ही रखते थे ताकि लोगों के अंदर दहशत फैल जाए और लोग छोड़कर चले जाए। हमने कश्मीर को इसलिए छोड़ा ताकि हम जिंदा रह सके और बता सके कि हमने कन्वर्ट नहीं होना है। हम जिंदा रहेंगे, हम दूर रहेंगे अपनी मातृभूमि से, लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे और अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए हम कश्मीर से निकले। जी देविया, आपने अपना तो बताया कि आपको, पहली बात है कि आप समझते हैं कि इन वजूहात की बिना पे आपको निकाला गया या आप निकली। आपको ये पता है कि वो क्या सोचते हैं? एक तो है कि जी आप को इन इन क्योंकि आप हिंदू हैं तो वो निकाला। ये आप क्या समझते हैं कि वो क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहता? क्या वो ये समझते हैं कि क्योंकि हिंदुओं ने एक मुसलमानों की टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है? क्या आप समझते हैं कि जो AK-47 का इस्तेमाल कश्मीरियों को करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप जो आपकी भारतीय फौज थी उनके वो उन्होंने मुजालम किए, उनके ऊपर जो जंग मुसल्लत की, और जब किसी की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया जाए, जब किसी के घर में एंटर हो दिया जाए और वहां पे एक भारी फोर्स लगानी पड़ी, और आपने कहा कि डेड बॉडीज और घर जलाए गए, वो तो हम इत्तेफाक ऐसा है कि अभी अगले दिन भी मैं देख रहा था कि वहां पे इंडियन आर्मी ने घर भी जलाए हुए थे, डेड बॉडीज भी पड़ी होती हैं, और जो पुलिस और फौज करती है, और जिस तरह नाके और कर्फ्यू लगे हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, तो ये तो काम हुकूमत इस तरह के कर सकती है, सरकार इस तरह की ताकत इस्तेमाल कर सकती है। AK-47 जो है वो बामुकाबला एक रियासत, भारत की रियासत के मुकाबले में तो खड़ी नहीं हो सकती। और वैसे भी अभी तो चलो बाढ़ लग गई है, पहले तो कोई बाढ़ नहीं थी, अभी तो आपको रहने की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी तो AK-47 नहीं आती, अभी तो आपने LOC के ऊपर देखा किस तरह करके जो है वो इंडिया ने बाढ़ लगाई। आपको अपना दुख तो पता है, आप इस दुख को कैसे महसूस करेंगी कश्मीरियों के कि अगर किसी की टेरिटरी पे कब्जा किया जाए और उसको जो है मजबूर किया जाए कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहे जिस तरह वो रहना चाहता है, तो आपके दिल में फीलिंग आती है कश्मीरियों के लिए कि जिस तरह आपको कहा गया निकलो, इसी तरह उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया कि नहीं तुमने यहां रहना है और गन के साए में रहना है और मजबूर होकर रहना है, और तुमने अपनी मर्जी नहीं कर रही। तो आपको इस तरह की फीलिंग भी कभी आई, या आपको हमेशा ये फीलिंग आई कि नहीं हमें निकाला गया, हमारी लाशें गिराई गई? जो कि मैं समझता हूं लाश तो किसी की भी नहीं गिरनी चाहिए, वो कोई भी हो, किसी मजहब से हो, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन आप अपना दर्द क्यों महसूस करते हैं? आप इतने सालों से, मैं सवाल भी कर रहा हूं और थोड़ी आपकी रिस्पॉन्स भी दे रहा हूं ताकि व्यूअर्स को एक बैलेंस विजन भी पता चला जाए कि वो मुसलमान कैसा फील करते होंगे जिनके ऊपर एक देश ने 72 साल से जो है वो कोर्जन की हुई है। और अभी तो दिव्या आप मानेंगी कि वहां पे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो है ही है, वहां पे गवर्नर रूल लगा हुआ है, वहां पे तो वहां के लोगों की हुकूमत भी नहीं है, और सरकार तो दिल्ली से चीजें देख रही है। अभी तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है, अभी चली जाएं आप। पहले दो चीजें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट से आज कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गया। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि सिर्फ कश्मीर वैली में ही 1% से भी कम हिंदू रहते हैं। तो आप लगा लीजिए कि टोटल इस्लामिसाइजेशन ऑफ कश्मीर वैली हो चुका है।
और अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस में कहूं तो कश्मीर इज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया और इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में। पहली बात, ये कैसे हुआ? आप कहते हैं कि हम निकल आए, हम निकल नहीं आए, हमें निकाला गया, और बोलकर नहीं निकाला गया, हमें मार कर, हमारा रेप करके, हमारे साथ अत्याचार करके हमें बाहर निकाला गया। अब दूसरा पॉइंट, आप कहते हैं कि भारत सरकार ने टेरिटरी ले ली उनकी और उनको थोप दिया कॉन्स्टिट्यूशन अपना, जबकि वो नहीं चाहते थे। किन की बात कर रहे हैं आप? किन की बात करें? पीओके वाले, आपका हिस्सा, पीओके वाला हिस्से के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार के साथ जाना है। वो इंतजार कर रहे हैं इंडियन आर्मी का आज भी, ताकि वो आए और उन्हें वो तिरंगा फहराने का मौका मिले, उन्हें पाकिस्तान का झंडा नहीं देखना पीओके। हमारी शारदा पीठ, जो हमारी कुल देवी है कश्मीरी पंडितों की, वो पीओके में तरस रही है हमारे 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 आगमन के लिए। अब आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी टॉर्चर करती है, वहां पे भी घर जलाए जाते हैं। किनके साहब, किनके घर जलाए जा रहे हैं? आपके घर के बाहर अगर कोई टेररिस्ट आ जाए, या इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर कोई इंसान कोई आ जाए और टेररिस्ट एक्टिविटी करे, आप उसको एक्ट अगेंस्ट स्टेट समझेंगे या नहीं समझेंगे? आप उसको एक एक्ट ऑफ टेररिज्म समझेंगे या नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं? सो एक लॉ ऑफ द लैंड होता है हर जगह का, कुमार जी। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारी जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे बेस्ट कश्मीर की स्टेट नहीं हो सकती जो आज है, क्योंकि आज तक इंडियन आर्मी को वो फुल एक्सेस मिला ही नहीं, वो परमिशन मिली ही नहीं कि वो कार्रवाई कर सके। आज हर रोज इन्फिल्ट्रेटर्स मारे जा रहे हैं, हर रोज टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, हर रोज उनके जो आशियाने हैं जहां वो छुप कर बैठकर हॉस्टिलिटी क्रिएट करके लोगों के अंदर और इंडियन आर्मी पे अटैक जो करते हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो जो एक्ट ऑफ वॉर करेगा हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के साथ, उसका तो अंजाम यही होगा। गद्दारी की सजा मौत है, जैसे गौरव आर्या कहते हैं। ठीक है, गौरव आर्या, जारी बात है वो एक बड़े अच्छे डिफेंस एनालिस्ट हैं और भारत की फौज के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने सर्व की है। तो जारी बात है कि फौजी किसी भी फौज का मुल्क का हो, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, उनको ऑनर किया जाना चाहिए। लेकिन दिव्या राजदान साहिबा, यहाँ पे आपने एक दो बातें की, मैं वो थोड़ी सी उस पर डिस्कस कर लूं, फिर सवाल मजीद अगला करूंगा। आपने बात की इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की। मैडम, आप एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं और आप एक सेकुलर मुल्क भी हैं, तो क्या किसी इलाके में इतनी आप सेकुलर हैं? अगर हम सेकुलर मुल्क हैं तो फिर क्या हो गया? हिंदू कहाँ चले गए वैली के? जो मेजॉरिटी हिंदू थी वो तो आ गई, माइनॉरिटी में आ गई। और आप देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरे विश्व में, कि भारत माइनॉरिटी पे टॉर्चर करता है, जबकि असलियत अगर हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो वो कश्मीरी हिंदू है। उनसे बड़ा माइनॉरिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे पे हुए, किसने किए? वही इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक लोगों ने, जिन्होंने चाहा कि ये भारत का जब विभाजन हुआ था ना 1947 में, एक पाकिस्तान मिल गया था जो पूरा इस्लामिक कंट्री थे, तो उन्होंने चाहा कि हम कुछ लोग पीछे यहाँ रुक जाते ताकि इस भारत को भी इस्लामिक बनाकर छोड़े। तो 2 nations फॉर मुस्लिम ओनली एंड हिंदू गॉट बिट्रेड। नाउ यू टेल मी where we people stand. Now tell me who got injustice. Now you tell me where are the facts. अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा इसको कर लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक आप इंडियन हिंदूज हैं, आप कश्मीरी हिंदूज हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये आप नई टर्मिनोलॉजी जो निकाल रहे हैं, नए नए लेक्सिकॉन्स आप दरियाफ्त कर रही हैं कि आप यकदम इंडियन हिंदू से कश्मीरी हिंदू बन गई। अच्छा, एक मैं इस पे भी बात करता हूं। मैडम, ये मुझे बताएं, आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की, बिल्कुल ठीक है, हुआ होगा जी, कश्मीर वहां पे मुसलमान है ज्यादा, तो एक, और आपको पता है वैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसे भी पूरे भारत, अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद आई गेस इंडिया में ही है, पाकिस्तान में भी उतने नहीं है।
बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे और हैं, अच्छी बात है। आपने इस्लामाइज़ेशन ऑफ कश्मीर की बात की दिव्या साहिबा, मुझे ये बताएँ और आपने कहा फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपके वर्ड हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो मैडम ये बताएँ मुझे तो क्या एक सेक्युलर मुल्क जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, क्या वो आज़ादी नहीं देता लोगों को कि वो अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं? कास्ट, क्रीड, कलर, किस किस्म की आप रियासत रखना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। ठीक है, इस वक़्त आपने दिल्ली से कश्मीर चला रहे हैं, ज़रा सुन लीजिएगा मैडम, हम्म, मैं आपको कभी नहीं टोकता और मैं जब आप बोलेंगी मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आप जितना ठीक है। मर्ज़ी बोलिए, मैं सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे लूँ फिर आप बोलिएगा। आप ये कहती हैं कि फर्स्ट इस्लाम, देखिए एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री को क्या ये हक नहीं देना चाहिए उन लोगों को कि वो जिस तरह भी रहना चाहते हैं, वो इस्लाम में रहना चाहे, वो हिंदू रहना चाहे, वो सिख रहना चाहे, देना चाहिए ना। तो ये आपकी जो करेक्टराइजेशन है कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है, आपको कश्मीर से प्रॉब्लम है। अगर आपका सेकुलर देश ये कहता है कि इंडिया के अंदर हिंदू रह सकता है, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं वहां बना सकता? और दूसरी बात मैडम, ये जो आप बातें आपने कहा आजाद कश्मीर आना चाहता, आपके साथ आना चाहता है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, ये तो आपने एक रेटरिक की। लेकिन मैडम ये एक बात बता दें मुझे, ये आप कश्मीरी हिंदू हैं या इंडियन हिंदू हैं? मतलब आपने बड़ी आइडेंटिटी को छोड़ के छोटी आइडेंटिटी अपनाना शुरू की। मतलब मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूं या मैं पंजाबी मुसलमान हूं। आप तो इस तरह की मिसाल दे रही हैं कि मैं इंडियन मुसलमान नहीं हूं, मैं इंडियन हिंदू नहीं हूं, मैं कश्मीरी हिंदू हूं। मैं ये कहना शुरू कर दूं ना अगर दुनिया में जाके, आई एम कमर चीमा और मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं पंजाबी मुसलमान हूं, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा भाई पंजाब क्या चीज है, क्योंकि एक सूबा है, लोगों को ना पता होगा। सो आप ये जो करेक्टराइजेशन कर रही हैं, आप जरा आखिरी मैं में बात बताऊंगी, कर, मैं उसका बताऊंगी। आखिरी बात, आप जो कैरेक्टराइजेशन कर रही हैं अपने ऊपर के मैं हिंदू कश्मीरी हूं, ये बेसिकली आप शनाख्त का नाम लगा के, क्या आपको लगता नहीं कि आप लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती हैं? एक तरफ तो आपका मुल्क वहां पे 6-7 लाख फौज रख के उनको मारता है और आप वहीं से निकल के कहती है नहीं, भले हमारी फौज मौजूद है लेकिन हम सेफ नहीं है। जहां 7 लाख फौज है और आप मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के लिए फौज है वो कितने महफूज होंगे मैडम? ठीक है, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूँगी, बिल्कुल जी थोड़ा जी, टाइम दीजिए मुझे। 3 15 आपने मिनट सवाल दीजिए। 3 सवाल पूछे, उसका मैं आपको जवाब, पहला सवाल आपने पूछा कि भई सेक्युलर देश है और मुस्लिम्स को रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था। आप इस बात को जानते हैं 1947 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। उस भारत की भूमि को काट के बना जिसका बेसिस था रिलीजन। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अगर आप देखें तो असलियत में आप भी भारतीय ही हैं। आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं। और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। आप माने या ना माने, मैं पहली सिख था बात। शायद, मेरे बड़े बहुत बस, और सिख हिंदू ही है। तो हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन आप जो बात कर रहे हो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा मैं उस पर जरूर आऊंगी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में डाला गया, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी। तो अगर मैं देखूं 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है, वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है, उनको उनको टच नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो इंडिया बना 1947 में, उस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल था, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर किसी को ये पता था कि हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अब इंडिया ने चुना, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि अगर जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो बेशक यहाँ रह सकते हैं, हिंदुओं को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए। हम हिंदुओं ने भी बोला कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमें कौन सा रिलीजन के बेसिस पे जिहाद करना है, या हमारा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें बोलता हो कि भाई एक ऐसा राष्ट्र बनाना हो जिसमें सिर्फ
जय श्री राम बोलना हो, हमने बोला भाई बोलो तुम अल्लाहू अकबर, हमने बोला तुम बोलो सत श्री अकाल, हमने बोला कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का करना है तो करो, हमने तो सबको वेलकम किया, लेकिन हमने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। फिर इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने सेकुलर सोशलिस्ट डाल दिया। खैर कौन केजीबी एजेंट रहा या कौन सीआईए एजेंट रहा या कौन पाकिस्तान की पृष्ठभूमि रच रहा था उनके स्पाइस के लिए, वो उस पर हम अलग डिबेट कभी करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि जब हम अपनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ साथ एक हिंदी वर्ड भी आता है वसुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे। इसलिए नफरत है क्योंकि इसका जो मतलब है कुछ और होता है और लोग कुछ और अप्लाई करते हैं। जब हिंदू अपनी बात करे तो वो कम्युनल है, जब मुसलमान अपनी बात करे जाता हमारे देश में। और वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसमें नंबर 1 है। जब हिंदू रोए, जब पहाड़गढ़ में साधु संतों को मारा जाए, जब पूरे भारत में चुन चुनकर हिंदुओं को, साधुओं को मारा जाए, तब हिंदू सेकुलर छोड़कर अपनी अगर अगर वो बात करे कि भाई हमारी बात करे, हिंदुओं की बात करे, तो वो कम्युनल हो जाता है। और आप देखिए अगर मुसलमान को कोई सपोर्ट भी मिलता है तो वो हिंदू ही करते हैं हमारे देश में। हमारे बॉलीवुड में हिंदू एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हो जाते हैं मुस्लिम्स के सपोर्ट में। तो क्या आप ऐसे कोई कुछ गिन चुन के लोग भी बता सकते हैं जो इंडिया में हो, जो मुस्लिम और जो हिंदुओं को सपोर्ट करे और कहे कि नहीं हमने कभी ना कभी इनके साथ गलत किया है और इनको ठीक करना होगा, वी शुड करेक्ट ऑल द ब्लंडर्स व्हिच वी हैव डन। खैर मैं उस पर नहीं जाती। आपका दूसरा क्वेश्चन था इसके ऊपर आइडेंटिटी के ऊपर। आपने बोला था कि इंडियन कश्मीर या कश्मीरी हिंदूज। आप देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो कश्मीरी मुस्लिम्स ने ही बनाई। जब 1990 में स्लोगन्स लगे तो सबसे पहले यही स्लोगन लगे कि बटो को लेकर स्लोगन लगे। बट इज अ निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। It's a Kashmiri word, it's a Kashmiri nickname given to Kashmiri पंडित्स। तो पहले नारे तो कश्मीरी पंडितों के लिए निकले, फिर सिखों के लिए आए और फिर इवेंचुअली इट स्प्रेड आउट टू द लार्जर रिलीजियस पॉपुलेशन नोन एज हिंदूज। तो इसीलिए मैं कश्मीरी हिंदूज की बात करती हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात करती हूँ, और मैं इंडियन कश्मीरी हिंदू या इंडियन हिंदू नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडिया में तो पहले बिलीव नहीं करती, दूसरी बात मैं भारत में बिलीव करती हूँ, और तीसरी बात मैं पहले भारतीय हूँ फिर कश्मीरी हूँ, और फिर पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ और फिर कश्मीरी हूँ। तो आप इसको अगर जोड़ के देखें, आप इसका कोई भी मतलब निकालें, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ इसका यही मतलब है, जब मैं कश्मीरी हिंदू हूँ तो मैं एक एग्जाइल में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जेनोसाइड की पीड़ित हूँ और मेरी कम्युनिटी ने इसको झेला है। इसीलिए ये बार बार रिफ्लेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत लोगों की मौतें गई, जाने गई, रेप गई। ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक तरीका है ताकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि हमारे साथ हुआ क्या। तीसरा आपका क्या प्रश्न था चीमा जी, मैं भूल गई। आपने पूछा था आजाद कश्मीर या इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की कि इस्लामिक स्टेट, इस पे बात करी थी आप। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट की आप बात करें कि इस्लामाइजेशन, मैंने आपको बोला, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी हिंदू, क्या कश्मीरी हिंदू ने जाके किसी मुस्लिम को मारा? क्या उसको मस्जिद से निकाला? क्या उसकी मस्जिदें तोड़ी कश्मीर में? क्या उसको रेप, मर्डर या कुछ उसके साथ ऐसा किया कि उसकी पूरी कौम को ये डिसाइड करना पड़ गया कि अब हम कश्मीर में नहीं रह सकते, हमें कश्मीर से जाना चाहिए, हमें या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या भारत की कहीं चला जाना चाहिए? नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने ये भी प्रश्न पूछा कि जो इंडियन आर्मी है, 7 लाख की करीबन फौज वहां है। पहले तो बता दूं ये 7 लाख का फिगर गलत है, क्योंकि अगर 12-13 लाख की इंडियन आर्मी है, उसमें से 7 लाख अगर कश्मीर में लगाने तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। तो 7 लाख का फिगर आपने कहां से निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट ओनली मी सेइंग इट,
every country knows it, every country, even Pakistan knows it. Why? कारगिल के बाद आपने खुद के जवानों की बॉडी लेना मना कर दिया था साहब। हमने बाकायदा हर प्रोसेस फॉलो करते हुए उनकी बॉडी सुरक्षित आप तक पहुंचानी चाहिए, और नहीं ली तो यहीं पे दफनाई। आपसे मैं ये प्रश्न अब पूछना चाहती हूँ, आपने मुझसे तो काफी प्रश्न पूछ लिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये मानते हैं नहीं कि हमारे साथ, आपके साथ और हमारे साथ गद्दारी अगर शुरू हुई है तो वो ब्रिटिश एरा से शुरू हुई है? नहीं, दिव्या राजदान साहबा, ये बताएं कि मतलब ब्रिटिश एरिया से किस किस्म की गद्दारी, मतलब किस सेंस में आप बात कर रही हैं, मतलब? बिल्कुल, मैं यही चाहती थी आप मुझसे सवाल पूछें। 1985 1857 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो वॉर हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसमें काफी लोग थे, और मंगल पांडे की शहादत से वो एक सिलसिला शुरू हुआ था। आपको पता है कि उस वक्त किसने गद्दारी करी थी मुस्लिम कौम में? मुस्लिम हाँ, कौम को बोला गया था कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि आप भी भारतीय हैं, ये आपका भी देश है, आइए हमारे साथ लड़िए। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल हुआ है कहीं पे, बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल ऑफ द मुस्लिम्स, एंड व्हाई दे डिड इट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट उस टाइम भी उनके अंदर खिलाफत का कॉन्सेप्ट था, इस्लामिक कॉन्सेप्ट था। वो वहाइज्म, वहां पे तो चलो वहाइज्म थोड़ा लेट आया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि 1857 से रची गई और रखी गई, और लोगों के दिमाग में ये इंटॉक्सिफाई किया गया उनको कि आप मुस्लिम हैं, बाद में आपका देश हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कुरान को देखूं, मैंने जितनी कुरान पढ़ी है, मैंने जितना इस्लाम को नोटिस किया है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है। अगर आप इस असल मुसलमान हैं तो आप किसी देश है ही नहीं, एक उम्मा है जिसके मुताबिक आपको चलना है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे से तो बेहतर आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने सहा है उसके नाम पे। जी, दिव्या राजदान साहिबा, आपने जारी बात है बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, और आपकी पॉइंट्स में जारी बात है कुइयों में वजन भी है। तो अभी जो आपने 1857 की, मेरा ख्याल है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी कि मुसलमानों ने वहां पे क्यों गद्दारी कहां से शुरू हुई, तो आप क्या 1857 से ही मुसलमानों के खिलाफ हैं? मतलब क्या तब से ही आपको मुसलमानों से मसला है? इतना पुराना मसला चला आ रहा है भारतीयों को और हमारे हिंदू भाइयों बहनों को, कि वो उस अभी अभी इससे पीछे नहीं जा सकता है वैसे तो, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है, दर्दें बहुत पुरानी हैं। मैं समझ सकता हूं इन दर्दों को कि जो मुसलमानों ने यहाँ पे जो रूल किया है उसकी दर्द तो भारत समझता हूं कि दिव्या राजदान इंडिया का मुस्तकबिल है, आप इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि आपने आगे पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आपने बहुत सारी चीजों में आना है। तो दिव्या राजदान साहबा, अगर आप इसी लेंस से सोचेंगी कि हाँ भाई 1000 साल पहले मुसलमानों ने हुकूमत की, ब्रिटिश राज में इन्होंने जंग आजादी करने की कोशिश की, मुसलमानों ने फसाद करने की कोशिश की, खिलाफत बनाने की कोशिश की, तो इस तरह तो नहीं गुजारा हो पाएगा मैडम। आपको मेरा ख्याल है जिस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं गलत हो सकता हूं, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिस लेंस का मैं चाहता हूं कि आप इस्तेमाल करें, शायद जो आपके लिए और आपके मुल्क के लिए अच्छा होगा, वो वही लेंस है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है, और वो कोएग्जिस्टेंस है, वो प्लूरलिज्म है, वो लिविंग टुगेदर है। उसमें सवालिया जवाब और क्वेश्चन और मार्क करना कि ये मुसलमान है, कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है, अगर मुसलमान कहें कि जी हिंदू इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन कश्मीरियों के बारे में आपने कहना शुरू कर दिया वो इस्लामिक स्टेट है। और मैडम जो आपने बात की ना, उससे पहले थोड़ी देर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये काइंडली थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जरा ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इंडिया को सोचें। इंडिया बहुत बड़ा है, अगर आप इंडिया को सोचेंगे सिर्फ कि मैं कश्मीरी हिंदू हूं और भारतीय हिंदू नहीं हूं, तो फिर गुजारे नहीं होंगे। ये हो सकता है आपको दिल्ली में, मुंबई ये आप में, गलत कह रहे हैं। मैं थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन,
मैं भारतीय हिंदू ही हूँ और हमेशा भारतीय हिंदू रहूंगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि मैं कश्मीरी हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ, मेरी कौम के साथ एक जेनोसाइड हुआ, हमारा एक्सोडस हुआ। ये सिर्फ उस चीज को इंडिकेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये जो एक फ्रेज है। अदरवाइज ये ही हूँ और हमेशा ही रहूंगी। चलें, अच्छा किया आपने बता दिया कि आपने वो जो एग्जाइल लिखा हुआ है उसको थोड़ा फिर चेंज कर लीजिएगा शो के बाद, क्योंकि आप अब समझती हैं मैं तो आपने। अभी भी एक्साइल में ही हूँ। देखिए, ये मैं एग्जाइल जो है ये सचमुच में है, क्योंकि मेरी जो शारदा पीठ है ना वो आपने कब्जे में कर रखी है। जब पीओके से वो इंडिया का भाग में आ जाएगा ना, जिस दिन आ जाएगा, ये एग्जाइल भी उस दिन हट जाएगा। और ठीक है, ठीक है। और मैं अच्छा आपको मैडम, कहूंगी ईशा अल्लाह और गणेश इच्छा दोनों की आप देखिए आने वाले समय में, जिस मैप में आप पीओके लिखते हैं ना, वो बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि वो भारत का ही है। ठीक है आपकी, अब देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने पुराने हिस्ट्री में मैं जा रही हूँ और मैं इतनी मैं तो पुरानी अभी बात कर बताने रही लगा हूँ। था। चले आप बोल लें क्योंकि आप मैं मेहमान उस हैं, आपसे पॉइंट ज्यादा पे आपके। जी मैं जी। उस पॉइंट पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दूं। मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी थी थोड़ी देर, कुछ महीनों पहले। वो उसका टाइटल ये था, हिंदू हो तुम, परशुराम की औलाद हो तुम। चीमा साहब, हिंदू हैं आप, परशुराम की औलाद हैं आप। कुछ समझ में आया? जिन मुस्लिम से मुझे खफा है, इस बात का खफा है बाद में कि उन्होंने मारा, काटा, रेप किया। पहले इस बात से खफा हूं कि वो कन्वर्टी है। अब आप मेरे समझ गए होंगे, जवाब देखिए, को समझ गए होंगे। देखिए मैडम, आपका जाहिर बात है एक मौकफ है, पर्सपेक्टिव है और होना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि हर बंदे को, हर शख्स को अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। और बीइंग ए यंग गर्ल एंड बीइंग ए यंग इंडियन एनालिस्ट, आपको वोकल होना चाहिए अपने भारत के लोगों के लिए और अपने लिए, ताकि आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव दें। लेकिन मैडम, जब आप ये बात करती हैं कि मैं एक कश्मीरी हिंदू इन एग्जाइल हूं, तो आप ये इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी फौज आपको वापस मकबूजा कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं और आप कश्मीर कहते हैं, नहीं लेके जा सकी, अमन नहीं दे सकी, आपको वहां बिठा नहीं सकी, तो कभी 72 सालों में 140 करोड़ लोगों ने ये बैठा सोचा है कि आओ मिलकर फैसला तो करें, इन लोगों की तकलीफ क्या है जो 72 साल बाद भी इस तरह मर रहे हैं, इस तरह रो रहे हैं, इनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं लेकिन खामोश हैं, इनको बांट दिया गया है, इन लोगों की कोई सुनने वाला है क्या? अगर आपको नहीं आपकी फौज लेके जा सकती वहां पे, तो उनकी कौन सुन सकता होगा? और दूसरी बात यह है, आप कहती हैं कि जो कश्मीर है उसको वो मिल जाएंगे, और जो कश्मीर है वो उसको जो आर्मी है वो कैसे मुसलमानों को मार सकती है? मेरा ख्याल है कि आपने कभी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने कभी अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं, उसकी रिपोर्टें नहीं पढ़ी ह्यूमन राइट्स की। आपने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के 4 लफ्ज देख लें, जिन्होंने रिसेंटली कहा कि हम 4G टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते ऑक्युपाइड कश्मीर में। हाँ, बाकी भारत तो 4G टेक्नोलॉजी, ये मेरी बहन दिव्या राजदान तो 4G टेक्नोलॉजी से बात कर सकती है अपने सारे हिंदुस्तान के लोगों से, लेकिन वो जो कश्मीरी हैं उनको 4G नहीं मिलेगा। हिंदूज, जो कश्मीरी हिंदूज इन एग्जाइल है, वो 4G ले रहे हैं। वो जो कश्मीरी असल कश्मीरी हैं, जिनका वो मुल्क है, जिनका वतन है, जिनकी जानें चली गई, जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर जल गए, जिनका सोना उतार लिया गया, मैं हाल ही में देख रहा था, ये किस तरह आप अपने लिए सोचते हैं? आए हम सब मिलके कश्मीरियों के लिए भी सोचें, आए उन लोगों के लिए सोचें जो ओप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिनके ऊपर फौज बैठी है और वो घरों से नहीं निकल सकते। थोड़ा सा तो सोच लिया जाए उनके लिए। क्या ख्याल है? बहुत बहुत अच्छा ख्याल है। थोड़ा सा आप मेरा भी ख्याल करिए और मुझे बताइए, ये सोमरी कोली कौन है? ये क्या? सुना अमरा कौन है? ये हाँ, चंपा और रिंकी कुमारी कौन है? आपको पता है ये कौन है? मैं तो इन लड़कियों को नहीं जानता। ये पाकिस्तान में ही रहने वाली लड़कियां। क्या बात है, मेरी आपको कोई बात पता नहीं। नहीं? ना, अच्छा, ये ना। जिंदा नहीं है, आपको क्यों? पता है? क्योंकि इनका रेप हो गया, मर्डर हो गया, कन्वर्ट ओहो। कर दिया, बहुत जुल्म ढाए इन पे, और हम्म, जबरदस्ती करके पहले इनको अगवा किया गया, इनको कन्वर्ट किया गया, कलमा पढ़ाया गया, फिर इनके साथ रेप हुआ,
और सेक्सुअल हैरासमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तब तक होती रही जब तक ये मर नहीं गई लड़कियां, और ये सारी लड़कियां हिंदू थी, और ये किस देश की थी? पाकिस्तान की थी। यानी आपको कि तो उनका नाम भी नहीं पता। खैर, मैं अब अच्छा, आपको एक चीज बताती हूँ, जो आप हमारे में कश्मीर में और कश्मीरी मुसलमानों की कैफियत को बताना चाह रहे हैं, और बताना चाह रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी तो हम इन एग्जाइल के हिंदुओं को नहीं ले जा सकी, तो वहां पे जाके जो लोगों के साथ करती है तो पता नहीं क्या ही करती होगी। आपको थोड़ा फैक्ट्स बता दूं, हमारे देश में किसी को भी परसिक्यूट नहीं किया जाता जैसे आपके देश में ना परसिक्यूट हुआ होते हैं लोग। पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर एक ऐसी भूमि है, यहाँ पे जो वैली है, उस वैली में सिर्फ 7% के एरिया में ही मिलिटेंसी हाई पीक पे है। बाकी सब लोग शांति से ही रहना चाहते हैं, और उन मुसलमानों को इंडियन आर्मी से कोई गुरेज नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुशी से इंडियन आर्मी के साथ रहते हैं और इंडियन आर्मी को प्रेज करते हैं। ये वही इंडियन आर्मी है जब 2014 में कश्मीर में जब फ्लड्स आए थे, तो अपने कंधों पे, अपने हाथों पे उन कश्मीरी मुसलमानों को उठा उठा कर जान बचाई। और उन्हीं वहीं पे उसी कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों ने क्या किया इंडियन आर्मी के साथ? हेलीकॉप्टर पे पत्थर मारे, हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। कश्मीरी ये इंडियन आर्मी के जवान, आप औरंगजेब का तो नाम जानते ही होंगे, वो तो हिंदू भी नहीं था, वो तो मुसलमान था। इंडियन आर्मी का जवान था, मुसलमान था, कश्मीर का हमदर्द था। क्या किया उन लोगों ने? अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने मिलकर उसको मार दिया। तो अच्छा, जो स्थिति कश्मीर की अभी है, अगर आप उसको सिंगुलर आइडियलिस्टिक इस्लामिक वे से देखेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी। एक ही चश्मा आप लोगों ने ओढ़ रखा है कि इंडियन आर्मी जो है बर्बरता करती है कश्मीरी मुसलमानों पे, लेकिन ये सच नहीं है। कश्मीर में इंडियन आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है, इंडिया की इंडियन आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है, वो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए, इलेक्शन करवाए कश्मीर में, एक वीडियो जारी हुआ, वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। इंडियन आर्मी का एक फौजी AK-47 था उसके हाथ में, लेकिन वो मार खाता रहा लोगों से। वहां पे कश्मीरी मुस्लिम उसको मारते रहे, पत्थर मारे, हाथ मारा, पैर मारा, थप्पड़ मारे, उसने कुछ नहीं किया, उसने चू तक नहीं निकाली। वो चलता गया जब तक वो सेफ जोन में नहीं पहुंच गया। ये इंडियन आर्मी है, ये एग्जाम्पल है, ये टेस्टिमनी है कि हम बर्दाश्त करना जानते हैं, लेकिन गद्दारों को मारना भी जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तो हमने गद्दारों को मारना भी शुरू कर दिया है, और जो इन्फिल्ट्रेशन करता है उनको भी मारना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहना चाहूंगी, जो हमारे मुल्क के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे संविधान के साथ और हमारे ही देशवासियों के साथ नहीं रह सकता, उनके खिलाफ साजिश करता है, देश के खिलाफ साजिश करता है, उससे तो मरना होगा। वो जिंदा रहने के लायक नहीं ठीक है, ठीक है। चाहे फिर आपने रिलीजन का कोई भी हो। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, मैं समझता ये हूँ कि अगर सिर्फ जो ऐसी बात है कि कोई अगर मुल्क के खिलाफ साजिश करे या मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करे, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो मैं आपकी वो पहला जवाब भी दे लूँ, रेप, विक्टिम्स, कन्वर्ट्स, वो जो आपने आपने अपने फ़ोन से देख के नाम बोले कि वो 2-3 लड़कियों के जो पाकिस्तान में हुए। देखिए, मैं समझता ये हूँ कि एक होता है कि आपकी कंसर्टेड एफर्ट्स होती हैं, सिस्टेमिक कैंपेन होती है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होती है वायलेंस के लिए, या होता है कि आपने माइनॉरिटीज को जबरदस्ती कन्वर्ट करना है और उनको मारना है अगर वो सिस्टम में वो आपकी बात नहीं मानती है, मुसलमान करना है, वो एक और चीज है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, नहीं कहीं तो पे एक फिर, बंदा है, एक, सॉरी सुनिए मैं बीच में बोल सुनिए, रही हूँ, बोले, बस आप एक बोले चीज बोलूंगी कि ह्यूमन राइट्स के उनके नहीं है। अगर जी। कंसल्टेड इंस्टीट्यूशनल वायलेंस हो रही है किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी के अगेंस्ट पाकिस्तान में, क्या उनका ह्यूमन राइट्स पे हक नहीं है? क्या उनकी आवाज नहीं है? क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? अगर Pakistan is Islamic Republic, that means you will not have any minority, any other religion except Islam. If that is the fact, which is the fact legally and constitutionally, then why you people are not telling them to go away from the country? Why you are not deporting them?
Why you are not telling them that we'll strip off your citizenship and it is better for you to find solace or refuge in any other country? But you are not doing that. आप वो नहीं कर रहे हैं. आपकी कंट्री एक परसिक्यूशन कर रही है, एक टारगेटेड परसिक्यूशन कर रही है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म दिखा रही है, रेडिकलाइजेशन के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है उस वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, जहां पे जो आपके पुलिस वाले हैं, आपका जो लीगल सिस्टम है, आपका जो जमहूरियत है, सब मिलकर एक्सेप्ट करती है और एक्सप्लॉइट करती है और चाहती है कि जितने भी हिंदू माइनॉरिटीज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए. क्या मैं ये झूठ कह रही हूँ? मैं बताता हूँ. पहली बात तो ये कहा कि आपने कहा कि आपका सिस्टम, आपके लॉ एनफोर्समेंट, वो उनको जो है वो उनके ऊपर वो सिस्टमिक जो है वो कंपल्शन है. देखिए मैडम, पहली बात ये है कि दुनिया की किसी सोसाइटी में भी इंडिविजुअल वाकयात हो सकते हैं. हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, किसी के साथ भी हो सकते हैं, पारसी, शूद्र, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है. एक ये होता है. दूसरा ये होता है कि आपका कानून, आपकी जो सिस्टम है, लीगैलिटी जो है, जो अदारे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं या ये एक इंडिविजुअल एक्ट है जिसको सब कंडेम करते हैं? बजाय इसके कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली से बैठ के मुसलमान माइनॉरिटी की कश्मीर में फैसला करें कि उनकी जिंदगी क्या होनी है, ये एक तौर तरीका होना चाहिए. और जिसमें आप फौज भी लगा दें कि वो फौज जो मर्जी करे, जिसके पास अनचेक्ड पावर्स हो, जिसको ना सुप्रीम कोर्ट कोई बात कर सकती हो, जिसके ना पार्लियामेंट कोई बात कर सकती हो. मेरा ख्याल है दोनों में बहुत फर्क है. एक इंडिविजुअल वाकया अगर पाकिस्तान में कहीं हुआ है तो मैं इसको कंडेम भी करता हूं और मैं समझता हूं कि उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए. लेकिन मैडम, उन दरिंदों को भी सजा मिलनी चाहिए जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों को मारते हैं, जो कश्मीरी खवातीन के दुपट्टे छीनते हैं. आपने कभी हाफ विडो का कॉन्सेप्ट सुना मैडम? नहीं सुना होगा. हाफ विडो वो होता है, वो खवातीन जिनको कश्मीरी फौजी उठा के ले गए क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगाई कि ये मुजाहिद हैं, और वो खवातीन आज भी इंतजार कर रही हैं इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, कि पता नहीं मेरा हस्बैंड जिंदा है कि मर गया है, वो आएगा कि नहीं आएगा. मैडम, ये होती प्रोसिक्यूटेड, जिसे आप जो प्रोसिक्यूशन होती है, सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन विद द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्समेंट. एक बात आपने बात की, पाकिस्तान की डेथ्स की बात की. मैडम, 1 लाख कश्मीरी मर चुके हैं 1989 के बाद. आप तो बच के आ गई. मैंने कहा कत्ल किसी का भी हो, किसी का भी कत्ल हो, कत्ल है. आप तो बच के आ गई. उनका भी पता किया उनको क्यों 1 लाख को मारा गया. वो तो हक मांग रहे हैं. देखें, मैं ये आखिरी बात, मेरी बात सुनिएगा. वो तो हक मांग रहे हैं ना. वो हक मांग रहे हैं कि उनको उनकी टेरिटरी पे उनको उनकी मर्जी के मुताबिक रहने दिया जाए. आप उनको नहीं रहने देना चाहती, वो आपकी मर्जी है. हम इस पे सिर्फ एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल बहस कर सकते हैं. हम कोई दंगा फसाद इसमें नहीं कर सकते. मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी. हमने 40, 42, 43 मिनट इसी पे लगा दिए हैं. अगर मैं थोड़ा सा सवाल जो है उसको कन्वर्ट करूं और मैं ले आऊं इस वक्त की जो हुकूमत है मैडम, जो हुकूमत है भारत के अंदर, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो इस वक्त भारत के अवाम के मैंडेट से जीती है, आप क्या समझती हैं मैडम? ये जिस तरह की तकसीम इंडिया के अंदर कर रहे हैं, और तकसीम ये सिर्फ, मैं मुसलमानों और कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं. आप एक रिसर्चर हैं, आप मीडिया के लिए काम करती रही हैं. आप एक रिसर्चर के तौर पे मुझे बताएं कि जो तकसीम भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान की, और जो तकसीम हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान की, शूद्र को तो छोड़ ही दे ना, सिखों शूद्र को तो छोड़ दे, वो तो ऐसे ही हैं बस, जिनकी कोई जिंदगी नहीं है. मैं कल परसों एक किसी शूद्र से बात कर रहा था भारत में, वो कह रहे थे हर रोज बताया जाता है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हम कौन है. वो उसका अपना एक मौकफ था, वो एक और बात है. लेकिन मैडम, क्या समझती है कि भारतीय सियासत जो है वो इवन के कांग्रेस को भी एंटी नेशनलिस्ट कह दिया? छोड़े कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी तो आपको गद्दार नजर आते हैं ना, वो तो आपको पता नहीं आप उन्हें क्या क्या और कहते हैं. कांग्रेस को भी अब जो है वो एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है. और तकसीम इतनी क्यों बढ़ रही है? आपको नहीं पता कि शायद इतना बड़ा मुल्क को थोड़ी यूनिटी और आगे प्लूरलिज्म की तरफ जाना चाहिए? आप ना क्वेश्चन थोड़े याद कर लीजिए, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगी जवाब देते देते.
तो मुझे याद दिलाते रहिए। पहला आपका सवाल था कि कुछ 1-2 केसेस होते हैं पाकिस्तान में कन्वर्जन के, रेप के या टॉर्चर के माइनॉरिटीज पे, हिंदूज के स्पेशली। सर आपको एक चीज बता दूं, जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था, तब वहां पे कुछ 12.8% हिंदूज थे और आज की डेट में लेस देन 2% है। ये अपने आप में परसेंटेज काफी दिखाने के लिए है कि आपकी कंट्री ने हिंदूज के साथ क्या किया। पहला सवाल ये। दूसरा आपने बोला कि कश्मीरी मुस्लिम्स जो है अपना हक मांग रहे हैं। हक कैसे मांगा जाता है जी? कैसे हक मांगा जाता है? भीख का कटोरा सामने रखकर अगर कोई हक मांगे तो शायद मजबूरी में या दिल पसीज जाए तो कोई दे भी दे। ये पता है कैसे हक मांगते हैं? गिरजा टिक्कू का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ी उनकी कहानी छोटे में बता देती हूँ। ये वो कश्मीरी हिंदू पंडित महिला थी जो जम्मू चली गई थी इस डर की वजह से कि जो कश्मीर में हो रहा है उसकी वजह से 1990 में जैसा माहौल मिलिटेंसी का हुआ, वो जम्मू चली गई थी। उन्हें वहां से फोन करके बुलाया गया कश्मीर ये झांसे में कि आप आ जाइए, अपनी स्कूल की फीस ले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको टच नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम आपकी सुरक्षा रखेंगे। और ये वही लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाए जा रहे थे। ये किस चीज की फ्रीडम मांग रहे थे, किस चीज का हक मांग रहे थे? पता है कैसे हक मांगे इन्होंने? ये गिरजा टिक्कू जिसका पहले रेप हुआ, फिर बाद में 2 हिस्सों में इसकी बॉडी कर दी गई। कैसे कर दी गई? कोई मैकेनिकल आरी से नहीं, कारपेंटर की जो आरी होती है ना, जिसमें बहुत जोश और दम चाहिए होता है उसको एक वुड को काटने के लिए, वो आरी से 2 पीस कर दिए बॉडी के। सोचिए कैफी, आप जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेन, द बारबैरिटी, द टॉर्चर। व्हाई? क्या एक फ्रीडम फाइटर जो हक मांग रहा है अपना, वो किसी के साथ ऐसा करता है? ये कैसा हक मांगना हुआ? पहली बात ये। अब आप कहते हैं करंट सिनेरियो में कि आप हक की बात करते हैं, इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, ये कैसे लोग हैं जो इंडियन आर्मी को मारते हैं और इंडियन आर्मी बर्दाश्त करती जाती है? स्टोन पेल्टिंग ये करते हैं, लव जिहाद ये करते हैं, ये इनके पास बम, गोले और AK-47 न जाने क्या क्या इनके पास नहीं मिलता। पुलवामा अटैक करते हैं, उरी ये करते हैं, हर चीज की साजिश में ये इन्वॉल्व रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बंकर के सामने रखकर उन्हें अपना वेपन बनाते हैं, औरतों को अपने सामने रख के उन्हें अपना वेपन बनाते हैं। ये कौन सी आजादी है? ये कौन सा हक मांग रहे हैं? अगर हक मांगना है, सजते हैं, अगर फ्रीडम चाहिए और सही में फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो भगत सिंह बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए। वो क्यों नहीं बनते? मैं बताती हूँ क्यों नहीं बनते। क्योंकि सत्य के लिए जो लड़ता है वो सत्य पथ पे चलकर सत्य को हासिल करता है, अपने हक को हासिल करता है, वो अधर्म का साथ नहीं देता। और हमारी ये जो कश्मीर की स्थिति है, हमेशा से 7 पीढ़ी, 7 हमने एक्सोडस देखे, 7 बारी हमने सिर्फ अधर्म देखा है। हो सकता है कि कोई श्राप लगा हो इस भूमि को, हो सकता है हम कश्मीरी पंडितों को श्राप लगा हो कि हम कभी वहां स्टेबिलिटी से रह नहीं पाए, लेकिन असली श्राप उन कश्मीरी मुस्लिम्स को लगा है जो ये सोचते हैं कि वो बंदूक के दम पर कश्मीर को अपने लिए ले लेंगे। जिस दिन कश्मीर भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, चाइना ले लेगा। मुझे आप कश्मीर चाइना को दे रही है, मुझे ये है कि थोड़ा इंडिया ही ना चाइना की तरफ चले जाए। आप जो है ना वो आप आपको मैं ये बता दूं, कश्मीर तो दूर की बात है, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा और जिस पंजाब क्षेत्र से आप हैं वो भी आ जाएगा आने वाले समय में। और जो चाइना अभी कोरोना वायरस के दम खम पे उछल रहा था कि सोचेगा कि वो अपनी साजिशें रचेगा, उसको पता नहीं है तिब्बत भी उसके हाथ से जाने वाला है। जी जी तो ठीक मैं है। आपने आपको ये बता दूं आप कि जियोपॉलिटिक्स काफी बदलने वाली आने वाले समय में। थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपके शो पे कर रही हूँ, फेमस हो जाएगा जब मेरी प्रिडिक्शन सच्ची हो वाह जाएंगी वाह तो वाह दोबारा वाह से वाह। शेयर कर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो इसीलिए कहा है कि जो यंग भारतीय हैं उनको बोलना चाहिए, उनकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आप स्टोन पेल्टिंग की बात करती हैं,
आप लव जिहाद की बात करती हैं। मैंने लास्ट टाइम वैसे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट 2018 या 19 की पढ़ी थी, तो उसमें तो लव जिहाद ये था कि जो हिंदू हैं वो जो है वो कश्मीरी खवातीन से शादी करना पसंद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर तो कश्मीर में यही, कश्मीर के बारे यही समझा जाता है कि वहां पे, मैं आपका एक मिनिस्टर ही है, सियासतदान साहब है, पता नहीं कौन है, उनके बारे में सुन रहा था, भैया अब 370 खत्म हो गया, 35A लग गए, अब तो जाओ गोरी लड़कियों से शादी करो, अब तो आपकी जिंदगी चांदी हो गई। अब तो अगर इंडिया ये समझता है कि हमने कश्मीर को ये, क्योंकि वहां पे जो लड़कियां हैं उनके रंग सफेद हैं, तो शायद इंडियंस को वहां जाके शादी कर लेनी चाहिए।